आज बाबा साहब अम्बेडकर की बैरिस्टर डिग्री का जो 100वां वर्ष, एक शताब्दी हो गई है, उस उपलक्ष्य में यह आयोजन एक बहुत अच्छी शुरुआत बैरिस्टर डे के नाम पर 11 बजे इसका समय रखा गया था और समय की पाबंदी मैं बिना किसी संकोच के कहूँगा कि जल्दी में तो देखने को मिलेगी। मैंने 11 बजे फ़ोन किया था, गाड़ी निकाल ली थी यहाँ आने के लिए। चंद किरण जी को फ़ोन किया, उन्होंने कहा अभी तुम व्यवस्था में लगे हैं। तो मैंने कहा चलिए मैं दूसरी जगह जहाँ मुझे जाना था, मैंने कल बताया था कि मैं थोड़ी देर के लिए आऊँगा, फिर मुझे दूसरी जगह जाना, तो मैं वहाँ चला गया। उसके बाद कुछ लेट हुआ, लेकिन फिर भी समय से ही मानता हूँ कि जो गोष्ठी चल रही है वो मुझे चलते हुए मिली। आज निसंदेह वकीलों की उपस्थिति एक अच्छे समूह के रूप में, एक अच्छी तादाद के रूप में होनी चाहिए थी, लेकिन जितनी भी है वह भी स्वागत योग्य है। एक जागरूकता जो हम लोगों में आ रही है वो धीरे धीरे ही आगे बढ़ेगी, उससे हताश नहीं होना है। और प्रोग्राम में भीड़ ज़्यादा हो या कम हो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि जो लोग आए हैं उनकी विचारधारा उस तरह की है कि जिस तरह की गोष्ठी की गई है। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कौन नहीं जानता है। उनका जीवन काल यदि देखा जाए, पढ़ा जाए, बताया जाए, बहुत समय उसके लिए आवश्यकता है, लेकिन जिस तरह के मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर रहे हैं, जिन्होंने शूद्र और अति पिछड़े शूद्र कहिए या जो दो वर्ण व्यवस्था में जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी, उनके उत्थान के लिए जितना किया है और जितना उन्होंने सोचा है, उन्होंने पूरा समय अपना पूरा जीवन इसी में लगा दिया। हमारे प्रेरणा स्रोत है बाबा साहब। हम अक्सर अपने दूसरे कार्यक्रमों में संबोधन में इस बात को कहते हैं कि बाबा साहब को जो पिछड़े वर्ग ने केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का ही नेता मान लिया है, ये बहुत गलत धारणा है। और इस धारणा को निकालने के लिए हमें काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ रहा है कि अपने लोग, खासतौर से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनमें पिछड़े वर्ग में भी जो अगड़ी जातियां हैं, वो अपने आप को शूद्र मानने को तैयार नहीं। हम उनसे यदि ये बहस करते हैं कि आप शूद्र नहीं हैं तो क्या आप वैश्य हैं, तो ये भी जवाब उनका नहीं में ही आता है। और जब उनसे पूछते हैं कि आप वैश्य नहीं तो फिर क्षत्रिय होंगे, तो जवाब ये भी नहीं में ही आता है। तो हमने कहते हैं भाई जब तुम वैश्य नहीं हो, शूद्र नहीं हो, तो ब्राह्मण तो तुम हो नहीं सकते, तो फिर तुम किस श्रेणी में आते हो? इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन शूद्र मानने को तैयार नहीं। कारण क्या है? ये एक सोशल स्टेटस, अगर आप थोड़ा बड़े हो गए हैं, थोड़ा आपके पास आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो आप अपने आप को तुलना करने लगे हैं कि हम जनरल कैटेगरी के। जनरल कैटेगरी के हैं तो फिर भाई आरक्षण की बात क्यों करते हो? बताइए कितने लोग हैं ऐसे उनमें से जो कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं। तो उन क्षत्रियों में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने उस जाति को बैकवर्ड क्लास में रखने के बावजूद आरक्षण की मांग नहीं की हो या आरक्षण न लिया। आप उधर आरक्षण भी मांगते हैं, ओबीसी में भी आते हैं और आपको क्षत्रिय भी कहते हैं। तो ये बड़ा ही समाज में एक ऐसी
धारणा फैली हुई है जिसका निवारण बहुत आवश्यक है। और बामसेब, जिसके बारे में कहीं SC/ST शब्द तो आया ही नहीं, बामसेब तो है ही पिछड़ी जातियों का संगठन, उसके बावजूद भी बामसेब के बारे में ये धारणा एकदम गलत है और इसको अधिक से अधिक प्रसारित करके बामसेब की बात को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अब कुछ लोगों में जागृति आनी शुरू हुई। हमारा जो युवा वर्ग है उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उसको अभी तक हमारे जितने भी पिछड़ी जातियों के बड़े बड़े समाज सुधारक हुए हैं, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हैं, ज्योतिबा फूले हैं, सावित्रीबाई फूले हैं, साहू जी महाराज हैं, पेरियार रामास्वामी हैं, पेरियार ललित सिंह यादव हैं, रामस्वरूप वर्मा हैं, जितने भी हमारे सामाजिक उत्थान के लिए जिन लोगों ने काम किया है, उन लोगों की जानकारी बहुत कम है। लोगों को बहुत जानकारी कम है, उनके इतिहास के बारे में, उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बहुत कम जानकारी है, क्योंकि बचपन से ही जो शिक्षा हमें दी गई है उस शिक्षा में वो चीज़ें हमें नहीं बताई गई, वो चीज़ें हमें नहीं पढ़ाई गई। हमको पढ़ा दिया गया है लाला लाजपत राय, हमको पढ़ा दिया गया है बाल गंगाधर तिलक। प्राइमरी स्कूल की बातों में जो हमारे समकक्ष नहीं होंगे, उसके बाद भी आपने देखा होगा लाला लाजपत राय को पढ़ाया जाता है। क्या रोल है लाला लाजपत राय का हमारे समाज के उत्थान के लिए? क्या रोल है बाल गंगाधर तिलक का हमारे समाज के लिए? मैं तो यहाँ तक भी कहने को तैयार हूँ कि पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए महात्मा गांधी का भी कोई योगदान नहीं। महात्मा गांधी जी ने भी जो दोहराई की है, जो महात्मा गांधी जी हमेशा अगड़ी जातियों की बात करते थे। हमें भी पहले भ्रांति थी कि महात्मा गांधी का बहुत बड़ा रोल। अभी एक किताब मैंने पढ़ी है, अरुंधति राय की लिखी हुई है, उसको अनिल यादव ने, उसको अनिल जैन नाम देते हैं, अनिल यादव ने उसका हिंदी अनुवाद भी किया है। वो अगर आपको मिले कहीं तो अवश्य पढ़िएगा। उस किताब का नाम है एक था संत और एक था डॉक्टर। एक था डॉक्टर, एक था संत। आप पढ़िए, उसमें कितना अच्छा उन्होंने दिया है कि कहाँ कहाँ पर क्या विचारधारा बाबा अम्बेडकर की थी और क्या विचारधारा महात्मा गांधी की थी। हमारे समाज की एकदम विपरीत महात्मा गांधी जाते थे और बाबा साहब हर बात के लिए खड़े रहते थे। कहीं उन्होंने खाली दलितों की बात नहीं की है, उन्होंने पूरे बैकवर्ड की बात की है। और उसके बाद भी हमें अफसोस होता है अपने समाज से इस बात के सुनने के लिए कि बाबा साहब अम्बेडकर तो दलितों के नेता हैं। कितना अजीब स्थिति है। हम कभी कभी उनको समझाते हैं, भाई ये बताइए, बाबा साहब ने संविधान बनाया, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, 13 कमेटियां थी और 13 कमेटियां रिपोर्ट करती थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी में होता था, फाइनली उसको रूप दिया जाता था। संविधान सभा थी, सबका योगदान था, लेकिन सबका योगदान एक साथ नहीं कहा जा सकता कि भाई एक नाम से ही कहा जाए कि फला 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 ये जो बनाया। तो संविधान बनाने वाले में जिसका सबसे ज्यादा योगदान होता है उन्हीं का नाम आता है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर का नाम आता है कि वो संविधान के निर्माता हैं। कुछ लोग किसी हमने देखा, कुछ लोग पढ़े लिखे लोग भी हमने देखा, वो कहते भी बाबा साहब का अकेले का योगदान तो नहीं है। हमने कहा अकेले का योगदान तो कहीं भी किसी का नहीं होता, संविधान सभा का योगदान है। लेकिन आप ये हमें बता सकते हैं कि बाबा साहब का नाम संविधान के लिए निर्माता के रूप में न आए तो किसका आए? इसका कोई जवाब नहीं होता। कभी कभी एक नाम आता है BN राव, हाँ BN राव साहब का नाम आता है। हमने कहा BN राव साहब के जितनी भी संविधान को बातें हुई हैं उनमें उनका कोई योगदान नहीं है। उनका योगदान तो केवल अनुवाद का है, क्योंकि वो बहुत अच्छा लिखते थे और सारा संविधान उन्होंने हाथ से लिखा है, तो ये उनका योगदान है। तो संविधान निर्माण में उनका कोई योगदान नहीं है।
ये भ्रांतियां जो समाज में फैली हुई हैं, इनको दूर करने का हम लोग प्रयास करें। छोटी छोटी डिबेट पे भी इसको प्रयास किया जाता है, टेबल पे बैठ के भी प्रयास किया जा सकता है, लेकिन आंकड़ों के साथ किया जा सकता है। इतना कुछ बाबा साहब अम्बेडकर हमको दे गए, आज आरक्षण के लिए सब मारामारी करते हैं। उनसे अगर पूछा जाए कि आरक्षण का प्रावधान किसने डाला, वो जो कहते हैं कि साहब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए तो उन्होंने बना दिया, हमारे लिए क्या बनाया? हमने कि तुम्हारे लिए आर्टिकल 340 किसने बनाया? आर्टिकल 340 में ही जो है मंडल आयोग, इससे पहले काका कालेलकर आयोग बना था, उसकी रिपोर्ट आई थी, वो लागू नहीं हुई। उसके बाद मंडल आयोग बना तो वो आर्टिकल 340 के अनुसार ही बना। तो ये कहना कि हमारे लिए उन्होंने क्या व्यवस्था की, तो ये व्यवस्था कहां से आई जो आप आज पिछड़ी जाति का आरक्षण ले रहे हैं? इसका कोई जवाब नहीं मिलता। तो एक तरह से जो समाज में दिमाग में जो धूल भरी हुई है या जो गंदगी भरी हुई है, उसको निकालने की आवश्यकता है। समता, समानता, भाईचारा, स्वतंत्रता, ये सब कहां से आए? शिक्षा का अधिकार सब कहां से आया? महिलाओं का अधिकार कहां से आया? ये सब संविधान की देन है। वर्तमान में ये कोशिश की जा रही है कि संविधान के विपरीत समाज को उसी लाइन पर लाया जाए जो पहले था, कि जो जिसका कार्य है वो वहीं तक सीमित रहे। हम जम्मू कश्मीर गए थे तो वहाँ पे कुछ लोगों ने बताया था कि वहाँ आरक्षण के बारे में भी सर्टिफिकेट देने में ये बात कही जाती है कि भाई यदि आप कुम्हार हैं और पिछड़ी जाति में आते हैं तो सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, लेकिन आप काम तो करने गए कुम्हार का, आप तो नौकरी कर रहे हैं, आपके बच्चों को कैसे सर्टिफिकेट दिया जाए? ये वहाँ कुछ लोगों ने हमको बताया। बाद में शायद वो स्थिति कुछ समरी है, लेकिन धारणा देखिए कि आप पिछड़ी जाति के हैं तो जिस जाति के हैं उस जाति से संबंधित कार्य यदि आप कर रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, नहीं तो उसमें अड़ंगा लगा दिया जाता है कि भाई आप तो नौकरी कर रहे हैं, आप कुम्हार का काम तो नहीं कर रहे, आप दर्जी का काम तो नहीं कर रहे। तो ये सब चीजें जो है कौन लगाता है? ये सब वही लोग हैं जो अपनी जाति के हैं और ऐसी जगहों पर बैठे हैं, ऐसे स्थानों पर बैठे हैं जहाँ नीति निर्धारित होती है या किसी भी योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। तो इसलिए हमारे समाज को बढ़ना होगा, सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ना होगा। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम वहाँ तक नहीं जा सकते जहाँ तक हमें आवश्यकता है, और अपने समाज को बढ़ाने की आवश्यकता है और अपने संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दाढ़ है। तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, हमें शिक्षित होना है। शिक्षित होने के साथ अपने समाज को आगे बढ़ाना है। बाबा साहब का संदेश था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक संगठित नहीं हो सकते, और जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक संघर्ष नहीं कर सकते। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हुई है, उस बढ़ोतरी को भी किस तरह से काटा जा रहा है, मैं तो जहाँ तक कहूँगा कि शायद मेरी राय से आप लोग इत्तेफाक न करें कि देहातों में जो मिड डे मील चलाया गया है ये हमारी शिक्षा की नींव पर आघात है, कुठाराघात है। शिक्षा की नींव कहाँ है? प्राइमरी स्कूल। हम अपने सबसे पहले बच्चे को अक्षर ज्ञान देने के लिए कहाँ भेजते हैं? प्राइमरी स्कूल। उस प्राइमरी स्कूल में दिन भर मिड डे मील बनाए जाने की प्रक्रिया और उसके मिलने की बच्चों में उत्सुकता और टीचर्स को उसके बारे में लगे रहना,
का तात्पर्य ये है कि जितना समय हमारे बच्चों को उन्हें अक्षर ज्ञान देने के लिए निर्धारित किया गया था या दिया जाना चाहिए था, वो समाप्त हो गया। लेकिन हम खुश हैं कि मिड डे मील मिल रहा है। कौन पेरेंट ऐसा है कि जो अपने बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में है, भेजने की स्थिति में है स्कूल में, और उसको अपने बच्चे के लिए खाना देने की स्थिति नहीं है? मैं तो नहीं समझता कि कोई पेरेंट ऐसा हो। बल्कि उस मिड डे मील में क्या हो रहा है कि घर में अगर आप बच्चे को पराठा मक्खन के साथ खिलाते होंगे तो वहां उसको सड़े हुए चावल का खीर वो जो बनती है, खिचड़ी बनती है, वो खाने को मिल रही है, जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। आपको मिड डे मील बच्चों के पोषण के लिए यदि करना ही है तो आप सर्वे करिए किस क्षेत्र में बच्चों में कुपोषण किस विटामिन की वजह से है या क्या कारक है जिसकी वजह से बच्चों में कुपोषण है। आप वो चीज दी, उस बजट को आप वहां इस्तेमाल करिए। खाली खिचड़ी खिलाने से आप समझ रहे हैं कि हम गरीबों का उत्थान कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा लोग इससे इत्तेफाक नहीं करेंगे। लेकिन ये मेरी अपनी रीडिंग है कि उनका उद्देश्य आपके बच्चों को शुरुआत से ही अक्षर ज्ञान से वंचित रखना ही मिड डे मील का उद्देश्य है। तो ये सब चीजें ऐसी आ रही हैं, इन पर हमें ध्यान देना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो लोग संविधान की बदौलत प्राप्त आरक्षण के लिए आगे बढ़ेंगे या उनको उसका लाभ मिलेगा, वही लोग उनके मिशन को कमजोर भी करेंगे। उनका इशारा इसी बात के लिए था कि मैं यदि बैकवर्ड क्लास या CST के आरक्षण के आधार पर आगे बढ़ जाता हूं तो मुझे अपने ही लोगों से गंध दूसरे टाइप की आने लगती है कि मैं उनसे मिलना नहीं चाहता उनसे। अभी DP सिंह साहब ने एक उदाहरण दिया था IPS साहब का, जिसको बाबा साहब ने कहा कि आप हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 1 बार या 1 महीने में उस समाज में जरूर जाइए इसी ड्रेस के साथ और इसी साथ के साथ, ताकि उनको प्रेरणा मिले। क्या वो हो रहा है? क्या वो हम लोग कर रहे हैं? शिक्षित होने के बाद भी हम उस काम को नहीं कर पा रहे। हमें चाहिए कि हम अपने देहात में जरूर जाएं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो शहर में रह रहा है जिसका संबंध देहात से न हो, चाहे उसकी 2 पीढ़ियां यहां रह रही, आगे शहर में आके रहने लगी हो, लेकिन तीसरी पीढ़ी अवश्य वहां रह रही थी। उस देहात से हमें संपर्क जरूर करना चाहिए, वहां पर लोगों को प्रेरित करना चाहिए, कुछ ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे वहां के प्राइमरी स्कूल में कुछ बातें अपने समाज के जो पुरोधा रहे हैं उनके बारे में बात बताई जाए, या उनका कुछ शिक्षा में सहयोग किया जाए, या उनका ट्यूशन के बारे में कुछ सहयोग किया जाए, या और भी कुछ नहीं तो कम से कम ऐसी गोष्ठियां की जाए जिससे उनके अधिकारों की जानकारी उन्हें हो जाए और वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो। और साथ में छोटा सा एक बाबा साहब के सिद्धांत के अनुसार पे बैक टू सोसाइटी भी करिए, चाहे भले ही 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मात्र 365 रुपए अपने जन्मदिन पे आप उत्सुकता भाई जन्मदिन पे लोग मनाते भी हैं, खुश भी होते हैं। 365 रुपया भी यदि आप एक बार उस देहात के कोष में एकत्रित करके करें तो मैं समझता हूं कि वहां के अगर एक जगह पे 1000 वोटर भी हैं तो 365 रुपए वो 1000 वोटर अगर इकट्ठा करते हैं तो मैं समझता हूं 3,65,000 रुपया इकट्ठा हो जाता है। 2 साल में वो कितना होगा, 3 में कितना होगा, और बहुत कुछ नहीं जा रहा, केवल 1 रुपया जा रहा। लेकिन इसके लिए हमको एक दूसरे पे विश्वास करना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। जब तक हमारा संगठन इस बारे में काम नहीं करेगा तो हम इसके लिए आगे बढ़ नहीं पाएंगे। शिक्षा का सबसे मूल जो सिद्धांत है वो यही है, डोंट डिपेंड अपॉन गवर्नमेंट एजुकेशन। गवर्नमेंट एजुकेशन
जिस तरह से चली आ रही है, इन 75 सालों में क्या हुआ है। हम भी प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं, टाटपट्टी हमारे टाइम में नहीं थी, घर से बोरी लेके जाते थे, उसी पर बैठते थे। आज भी क्या स्थिति है? आज कौन सा वहां मेजे कुर्सियां लग गई? स्थिति आज भी वही है। तो हमें हम इसको अपने 1 रुपए के हिसाब से उस स्तर को सुधार सकते हैं। हमें शिक्षा का स्तर सुधारना यदि है तो वही अक्षर ज्ञान की स्थिति से सुधारने से प्रयास करना पड़ेगा। आज प्राइमरी स्कूल की टीचर्स की जो तनख्वाह है वो कम नहीं है, अच्छी खासी तनख्वाहें मिलती है, लेकिन क्या उतना काम कर पाते हैं? कितनी छुट्टियां होती हैं, कितना सब होता है। जो खर्च आ रहा है उसके बराबर शिक्षा क्या वो हमको मिल पा रही है? वो अगर मिलनी शुरू हो जाए तो बहुत कुछ शिक्षा के क्षेत्र में विकास होगा। बच्चे एक मेडिकल उसका भी वो है कि 2.5 वर्ष से लेके प्रथम वर्ष से लेके और 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे का 95% माइंड डेवलप होता है 6 वर्ष की आयु तक। इसीलिए ये जो प्ले स्कूल वाले जो कंसेप्ट आ रहे हैं ये इसी वजह से आ रहे हैं। और हमारा बच्चा जो है प्ले स्कूल में 2.5 साल की उम्र में तो कोई भेजते भी नहीं, मेरा ख्याल है जब से 4-5 साल का हो जाता है तभी स्कूल भेजते हैं। तो वो व्यवस्था हम अपने स्तर पर कर सकते हैं। वो व्यवस्था देहातों में होनी चाहिए, शहर में नहीं हो पाएगी। शहर में उतनी आवश्यकता नहीं है। हम सक्षम हैं अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे, वो लोग नहीं पढ़ा पा रहे। तो शिक्षा का स्तर हमें वहां से उठाना चाहिए। और पे बैक टू सोसाइटी का छोटा सा मंत्र कि 365 रुपए साल में 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से प्रति व्यक्ति अगर अपने गांव के कोर्स में देगा तो अपने आप जो है ये जो है एक व्यवस्था ऐसी वहां बन जाएगी। इससे हम बाबा साहब के पे बैक टू सोसाइटी के सिद्धांत को भी पालन करेंगे और अपने समाज का उत्थान भी करेंगे। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, आपस में एक दूसरे से मिलते रहना है। इसमें संगठनों में जो दूसरा बाबा साहब का शिक्षित होने के साथ साथ संगठित होने का प्रश्न है। संगठित होने के लिए हमने देखा है कि हर संगठन अपने संगठन को सर्वोपरि मानता है, सबसे बड़ा मानता है। और हमने एक प्रयास किया है, सोशल रिवोल्यूशन अलायंस ऑल इंडिया लेवल पे बनाया है और उसमें वो संगठनों का संगठन कहला जाता है, जिसमें आंध्र प्रदेश के जस्टिस ईश्वरिया साहब उसके कन्वीनर हैं और मैं उसका चेयरपर्सन हूँ। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सभी संगठन एक बैनर के नीचे आकर अपने कार्यक्रम चलाएं। सोशल रिवोल्यूशन अलायंस अपने आप में कोई संगठन नहीं है, संगठनों का संगठन। यदि आप एक संगठन जैसे बामसेफ है या और जितने भी हैं, हमारा सामाजिक चेतना फाउंडेशन है, यदि वो सोशल रिवोल्यूशन अलायंस के बैनर के साथ अपना कार्यक्रम कर रहा है तो उससे संगठनों में संगठन की भावना आती है। अदरवाइज क्या होगा कि मैं अगर बामसेफ को नहीं मानता हूं तो मैं बामसेफ के संगठन उसमें। तो इसलिए एक कंसेप्ट बनाया गया है कि सोशल रिवोल्यूशन अलायंस बनाया जाए ताकि सभी संगठनों को एक साथ होकर उनके कार्यक्रमों को उन्हीं से कराया जाए। अपना कार्यक्रम बामसेफ चलाए, अपना कार्यक्रम ऑल इंडिया बैकवर्ड फेडरेशन चलाए। बहुत से मतलब हजारों नहीं, मतलब लाखों नहीं तो कई हजार संगठन हैं जो सामाजिक उत्थान की बात या सामाजिक चेतना की बात कर रहे हैं, लेकिन सबके प्रोग्राम अपने अपने अलग हैं। अपने प्रोग्राम हो जाते हैं, वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका कुछ अपना जितना भी उनकी व्यवस्था है अपनी व्यवस्था से कर लेते हैं, लेकिन इम्पैक्ट उसका भारत सरकार पर या अपनी प्रदेश सरकार पर इस बात के लिए नहीं जा पाता है कि पिछड़ी जातियां एकत्रित हैं। इम्पैक्ट यही जाता है कि ये संगठन है, पिछड़ी जातियों के इतने संगठन हैं और इनका कोई प्रभाव, कोई इनकी संयुक्त आवाज कोई प्रभाव नहीं है।
पिछड़ों के बारे में वैसे भी मजाक में ही कहा जाता है, लेकिन बात सच्ची है कि पिछड़ों को जोड़ना मेंढक तोड़ने के समान है। आप एक को बैठाएंगे दूसरा कूद जाता है, ये हकीकत है। आप देखिए ये हो रहा है, हम संगठित नहीं हो पा रहे, तो इसके लिए कोई फार्मूला बनाना चाहिए। और उसका फार्मूला सबसे बढ़िया जो माननीय काशीराम जी ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। संगठनों में प्रभुत्व की बात आती है कि मेरा प्रभाव ज्यादा रहे या दूसरे का प्रभाव ज्यादा रहे। कंपटीशन कर लीजिए, जिसकी जितनी संख्या है उसी की उतनी भागीदारी हो जाएगी, तो कहां होगा विवाद? इससे बढ़िया मूल मंत्र कहां मिलेगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इस मूल मंत्र पर आप प्रत्येक संगठन चला सकते हैं। गांव का संगठन भी इसी आधार पर चला सकते हैं, कस्बे का भी चला सकते हैं, शहर का भी चला सकते हैं, प्रदेश का भी चला सकते हैं और ऑल इंडिया लेवल पर भी चला सकते हैं। बस मूल मंत्र ये होना चाहिए कि उसके मैनेजमेंट में संख्यात्मक भागीदारी होनी चाहिए। जब तक संख्यात्मक भागीदारी नहीं होगी तब तक यही होगा कि फलाने का संगठन है और संगठन टूटते टूटते जब बड़ा संगठन हो जाता है वो टूटने लगता है। मैंने देखा है बामसेट में भी कई संगठन हो गए हैं। इत्तेफाक से इस बार मुझे नागपुर में जो सम्मेलन था बामसेट का, वहाँ मैं गया और लखनऊ वाले में भी मैं निमंत्रित था, लेकिन जो नागपुर का संगठन था तब तक मुझे ये जानकारी नहीं थी कि ये संगठन अलग है। जुलाई में ही उन्होंने मुझसे टाइम ले लिया था, तो हमने कहा था ठीक है हमारे। उसके बाद फिर लखनऊ वाले सम्मेलन का निमंत्रण भी मेरे पास रहा, तो मैं दुविधा में हो गया। तो मैंने उनसे कहा भाई मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, मैं तो वो फिर बात आई वहाँ से कि साहब हमने तो आपसे जुलाई में ही आपसे ले लिया था, तो मैं वहाँ गया। लेकिन मुझे ये भी रहा कि चलिए वहाँ जाते हैं तो कम से कम देखते हैं, तो वो शायद उनका वर्कर साहब का संगठन था, वो भी भीड़ उनकी भी अच्छी थी, प्रोग्राम बहुत अच्छा था। लेकिन मैंने ये बात यहाँ इसलिए कही कि हम संगठनों में जो विभाजन हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इस पर ध्यान देने की बात है। और इसमें वही फॉर्मूला यदि हम लगाएंगे काशीराम जी वाला कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, इस फार्मूले को अडॉप्ट कर लीजिए, संगठन सारे संगठन एक हो जाएंगे और संगठनों की शक्ति बढ़ेगी। हम अपने जो पूर्वज हैं, अग्रज हैं, जिन्होंने ये बातें कही हैं, उनकी बातों को अपने भाषणों में तो कहते हैं, लेकिन जब अमल करने वाली बात होती है तो शायद कहीं हम फिसल जाते हैं। तो इसलिए हमें शुरुआत करनी चाहिए अपने गांव के एक छोटे से संगठन को बनाना, लोगों को जोड़िए वहाँ। देखिए मैं आपको बताऊं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा 365 रुपये तो बहुत ज़्यादा बहुत कम होता है, वो आपको 3650 भी दे देंगे, 6500 भी दे देंगे। लेकिन और कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे जो साधन संपन्न है और आपके संगठन को ग्रैब करना चाहते हैं, वो 1 लाख भी दे देंगे। उनसे बचिए, उनसे बचिए, क्योंकि उनका मकसद जो है आपके संगठन को मजबूत करना नहीं है। उनका मकसद जो है आपके संगठन पर कब्जा करना है। इसलिए एक सिद्धांत बना लीजिए, उसको आयु से जोड़ दीजिए। आप अपनी आयु से ज्यादा उसमें नहीं दे पाएंगे, चाहे 1 रुपया तय कर लीजिए, चाहे 10 कर लीजिए, लेकिन जो आपकी आयु है, प्रकृति ने आपको इस दुनिया में भेजा है। छोटे बड़े का सिद्धांत प्रकृति ने आपका बनाया। मैं अगर 75 साल पहले आया हूं तो जो आदमी आज 20 साल की उम्र का है तो मेरे से कितने साल हुआ? 55 साल बाद। तो अब उसकी बराबरी बात करें। अब पे बैक टू सोसाइटी पे हम बात कर रहे थे। बहुत छोटा सा फॉर्मूला मैं समझता हूं इजाद किया जाए और इसे आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद पे बैक टू सोसाइटी केवल धन से ही नहीं होती,
उसके लिए आपको समय भी देना चाहिए। धन तो हम घर से बैठ के भी भेज सकते हैं, लेकिन यदि हम किसी संगठन में उसकी मीटिंग में नहीं जाएंगे या उसका कोई बड़ा सम्मेलन उसमें नहीं जाएंगे तो उसकी सफलता उतनी नहीं हो सकती जितनी होनी चाहिए। इसलिए समय भी दीजिए, समाज को समय देना भी आवश्यक है, और समय के साथ साथ अपनी योग्यता का भी योगदान है। और आपने तो उसके बारे में शुरुआत भी की हुई है कि हमें कुछ काम उनका हमको फ्री ऑफ रेम्युनरेशन करना चाहिए, फीस उनसे नहीं लेनी चाहिए, और हो सके तो टिकट भी उसका अपनी तरफ से लगा दे तो कोई बुराई नहीं। कुछ एक सिद्धांत बना लीजिए, कोई ऐसा नहीं भाई देखिए घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, अगर सारा ये ऐसा काम करते रहेंगे तो फिर वकालत में अपना उसका काम कैसे चलेगा, उसका एक प्रोफेशन है। लेकिन आपको पे बैक टू सोसाइटी के लिए उस प्रोफेशन में से ही कुछ निकालना है, और वो पे बैक टू सोसाइटी के रूप में, वो भी पे बैक टू सोसाइटी है, भले ही आपने किसी को रुपया नहीं दिया, अपनी योग्यता का दान जो दिया वो भी पे बैक टू सोसाइटी। सिमिलर पोजीशन डॉक्टर के लिए भी है, डॉक्टर से अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन आप उनसे चंदा लेने जाएं तो चंदा भी दे देंगे, लेकिन पे बैक टू सोसाइटी अपने योग्यता के आधार पर जो है वो भी कुछ मरीज जो वाकई नीडी है उनको फ्री दे, दुकान दवाई भी उनको अपने पास से दे, क्योंकि वो आपका पर्चा तो फ्री बन जाएगा, जब वो दवाई लेने में जब उनकी जेब कटती है तो शायद वो दवाई भी न खा पाएंगे, तो इसलिए उनको कुछ दवाई भी दे दी अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार। आप बड़े डॉक्टर हैं तो बड़ा कर लीजिए, छोटे डॉक्टर हैं थोड़ा कर लीजिए, तो होना चाहिए। तो पे बैक टू सोसाइटी के बारे में यही कि भाई आपका धन आपने दिया, समय आपने दिया और योग्यता आपने दी। आपका जो भी व्यवसाय हो, बड़े बड़े टेंट वाले हैं, अगर आपका कहीं सम्मेलन कोई हो रहा है, यदि उस सम्मेलन में एक दिन कोई टेंट वाला फ्री लगा देगा, वो भी पे बैक टू सोसाइटी है। इस तरह के काम भी हम लोगों को करने चाहिए और उन पर ध्यान देना चाहिए। ये सब बातें तो हो गई। आज स्थिति, फिर मैं वही लौटता हूं कि आज स्थिति जो आ रही है कि हमको वहीं पर धकेलने की बात आ रही है, जिस प्रोफेशन से या जिस व्यवसाय से हम आए थे और जिस व्यवसाय से ही हम लोगों का नाम जाति प्रथा के बाद के लिए दिया गया था। देश में जाति का जनगणना नहीं हो रही है, और क्यों नहीं हो रही है कि साहब जाति, इससे जाति बोध ज्यादा बढ़ेगा। बाबा साहब ने भी किताब लिखी है, किताब का उनका भाषण था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश। आप उसको पढ़िए और आपको वो सब स्थिति सारी मिल जाएंगी जो हमको समाज में देखने को मिलती है अब भी। तो जाति है कि जाति नहीं, ये तो सही है, और जाति मुझे लगता है जाएगी। इसको कानून बनाकर कोई भेजेगा नहीं, और समाज में जो गंदगी फैली हुई है उसकी वजह से ये जाएगी। लेकिन हम जातियों में आपसी बंधुता तो बढ़ा सकते हैं। हम एक जाति में आपसी जाति दूसरी जातियों में शादी करके उनमें अपने रिश्ते कायम करके उनके भोज में शामिल होकर इन सबको तो कर सकते हैं, उनके अपने बराबर तो बैठा सकते हैं, उनके बच्चों की सहायता कर सकते हैं। तो हमको जाति का भाव जो हमारे मन में है, हमें वो निकाल देना चाहिए। आप जाति से बाहर नहीं जा पा रहे, नहीं जाए, लेकिन जाति का जो भाव आपके मन में है उसे निकाल दीजिए। आप जातियों में सम्मिलित हुई, सब जगह जाए। धर्म के अनुसार पहले जितना धर्म के मतलब धर्म के ऊपर जितना विवाद अब हो रहा है, इतना भारतवर्ष में कभी नहीं देखा। भारत इतने वर्षों तक गुलाम रहा, चाहे वो मुगलों का टाइम हो और चाहे वो अंग्रेजों का टाइम हो। कभी भी हिंदू मुस्लिम विवाद देखने को नहीं मिला। हम भारत स्वतंत्र होते ही हिंदू मुस्लिम विवाद में फंस गए।
मैं हिंदू हूँ, वो मुसलमान है, वो मुसलमान है, मुसलमान हूँ, वो हिंदू है। इन भावों को मैं मिटाना, क्योंकि इसी पर राजनीति हो रही है आज। तो ये सब चीजें मात्र उपदेशात्मक नहीं है, हर व्यक्ति को इस पर विचार करना होगा और अपनी सोच को बदलना होगा। हम यदि अपनी सोच बदल लेंगे, मैं अगर प्रतिज्ञा करता हूं कि मैंने अपनी सोच बदल दी, मैं जाति प्रथा में विश्वास नहीं करता, मैं धर्म उसमें विश्वास, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता हूं, तो स्वाभाविक रूप से समाज का धीरे धीरे वही रूप आ जाएगा जो पहले हिंदू मुस्लिम एक था और ये जाति विहीन समाज था। तो सोच हमें आपस में ही बदलनी है, अपने आप ही बदलनी है। डर लगेगा, दूसरा कहेगा। जब बाबा साहब अम्बेडकर ये कह सकते हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। आज उनके प्रतिज्ञाओं को लेकर काफी कुछ विवाद पीछे हो चुके हैं, दिल्ली वाले मिनिस्टर साहब के साथ जो हुए हैं और भी जगह चल रहे हैं इस तरह के। तो इन सबों को देखते हुए हमको डरना नहीं है कि भाई हमारे खिलाफ ये हो जाएगा, हमारे खिलाफ वो हो जाएगा। हम बढ़े। अभी बिहार के मंत्री चंद्रशेखर यादव, प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने कुछ बात कह दी रामायण को लेकर। हम भी, आप भी जितने लोग हैं रामायण में आस्था रखते होंगे। हर घर में मंदिर बना हुआ है, उसमें मूर्तियां रखी हुई है, और स्थिति तो यहां तक आ गई थी कि आशाराम की मूर्ति भी लोग रखने लगे थे। तो भाई ये व्यक्ति पूजा, हमें कहते हैं इसका कुछ वैज्ञानिक आधार तलाश करें। वास्तव में यदि आपको इस पूजा करने से आपका कल्याण हो रहा है तो अवश्य करिए। मैं भी करूंगा और लोगों से भी कराऊंगा। मैं सरस्वती पूजा करने के बाद यदि फर्स्ट आ जाता हूं तो मुझे सरस्वती पूजा करनी चाहिए। मुझे अगर दुर्गा माता की पूजा करने से शक्ति आ जाती है तो मुझे शक्ति करनी चाहिए। और देखो भाई आती है कि नहीं आती, और जब आती नहीं तो फिर किस बात की पूजा? तो ये अंधविश्वास, इन चीजों को निकालना होगा, घरों से निकालना होगा। हमारे घर पे भी होता था कई वर्षों से, तो हमने तो घर में से मंदिर हटवा दिया। हमने कोई पूजा करके नहीं, हम कभी कोई कलावा नहीं मानते, कभी कोई रिंग नहीं पहने, पत्थर करना नहीं। बाबा साहब ने कहा था मंदिरों की पूजा के लिए, और इन पत्थरों के लिए भी जो नीलम पीलम पाप पहनते हैं, ये सब पहनते हैं। उन्होंने कहा था कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। भाई मुझे बता दो, अगर इससे वास्तव में भगवान मिल जाता है तो इस पत्थर को क्या, मैं तो पहाड़ को पूज लूंगा भाई। तो मिला किसी को? हम मंदिर जाते हैं, किसी को मिला भगवान? तो फिर है ही कहां? स्वर्ग नरक बना दिया। स्वर्ग नरक बनाते बनाते क्या कहते, अरे भाई जो स्वर्ग गया है उसने तो आके बताया नहीं, और आप यहां हैं, आपने उसे देखा नहीं, तो कहां है भाई स्वर्ग नरक? किसने देखा? कि गरुड़ पुराण होने लगती है, कोई मर जाता है उसके बाद गरुड़ पुराण होती है, पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जाता है कि वहां पर जो है ले जाया जाएगा, फिर वहां उसमें खोलाया जाएगा, फिर वहां ले जाएगा, पता नहीं कीड़ों में इतना इतना डरा दिया जाता है। तो ये जो अंधविश्वास फैले हुए हैं हमारे समाज में, इन्हें हमें दूर करना है और इनके पीछे हुई वैज्ञानिक सोच अपनानी। गौतम बुद्ध ने कहा था कि पहले जानो, फिर समझो और फिर मानो। तो इस सोच को हमें अपनाना पड़ेगा। देखिए कि उस जमाने की वैज्ञानिक सोच है कि किसी चीज को जानो और फिर उसे समझो, और अगर वो जानने पालन करने लायक है तो उसे मानो। तो ये वैज्ञानिक सोच है। हम अपने जितने भी अंधविश्वास और ये सब हैं, इन सबको हम लेकर अगर एक वैज्ञानिक सोच अपनाकर इनसे दूर हटेंगे तो मैं समझता हूँ एक समाज में हम उन्नति प्रगति पथ तैयार कर सकेंगे जिस पर ये समाज चल सकेगा। अभी लेटेस्ट भाई साहब जी जानते होंगे, अभी
जो इलेक्शन नगर निगम वाला होने जा रहा है, अभी इसमें पिछली जातियों के आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि भाई बिना उसके ही इलेक्शन चुनाव करा दिया। ये आपसे मांगा किसने था? ये तो पिटिशनर की भी प्रेयर नहीं थी, ये पिटिशनर की भी प्रेयर नहीं थी। लेकिन डी के उपाध्याय साहब, मैं पंडित है, ऑर्डर कर दिया कि बिना आरक्षण के इलेक्शन कराया जाए। क्या हो रहा है? वो तो सुप्रीम कोर्ट हम लोगों ने फाइल कराया, स्टे लिया, स्टे लेने के बाद फिर वो डेडिकेटेड कमीशन भी बन गया। लेकिन अब डेडिकेटेड कमीशन यहां भी आया होगा, वो किसी से मिल ही नहीं रहा। जैसे राम अवतार हमारे बैच के, हमारे साथी, हमारे दोस्त, मैंने उनसे कहा कि भाई टर्म ऑफ रेफरेंस आपको मिला होगा कुछ गवर्नमेंट से। चले यहाँ वैसा मिला है, मैंने कहा हमको भिजवा दीजिए। हमने उनको व्हाट्सएप नंबर भी भेज दिया और मेल भी भेज, ईमेल एड्रेस भी भेज दिया। न तो उन्होंने आज तक भेजा, और जो आदमी हमारा वहां मिलने गया उनको दिया भी नहीं। तो बताइए क्या करेंगे? क्यों? मेंटेलिटी उसकी भी भाजपा की, वो भाजपा से टिकट चाहता था, हमारे कहा भी बहस हुआ करती थी। अरे नजीबाबाद के रहने वाले हैं, हमने कहा भाई तू भाजपा में जा रहा, जाट आदमी है, वहां क्या करेगा? चलो मैंने कहा राजनीति बात है, तुम अगर भाई एमएलए एमपी बनना चाहते तो चलेगा। तो मैं कहता हूँ मेंटेलिटी, अब उनकी मेंटेलिटी यही बनी। चोप सिंह वर्मा यहाँ पर वो रहे हैं, डीएम रहे हैं, वो भी जाट है, वो उनके प्रभाव में आ गए। राम जो हमारे जस्टिस साहब हैं, चोप सिंह वर्मा ने मना कर दिया कि देना नहीं। अब वो आईएएस रहा है, जो उनकी डंडेबाजी चलती है, वो डंडेबाजी की वो है। अरे भाई तुम नहीं दोगे तो आरटीआई में ले लेंगे। हमने कल वेबिनार मीटिंग की, हमने निर्देश दिया भाई तुम आरटीआई डाल दो, आयोग के सामने भी डाल दो, और नगर निकाय का जो आपका नगर विकास मंत्रालय है उसमें भी डाल दो। तब नहीं देखते, देखे कैसे नहीं देते। तो एक मेंटेलिटी बन जाती है, इसलिए हमें उस मेंटेलिटी से दूर रहना चाहिए। हम अगर मान लो सत्ता में आते हैं तो हमारी मेंटेलिटी ये कभी नहीं होगी कि जो जनरल क्लासेज है हम इनको त्रस्त करेंगे। अगर हम भी ऐसा ही करेंगे तो फिर उनमें और हमारे में कोई अंतर नहीं है, फिर तो वो सही कर रहे हैं। तो इसलिए मानसिकता बदलनी होगी, हमें अपनी अपनी मानसिकता बदलनी होगी। अब डेडिकेटेड कमीशन इसमें क्या रिपोर्ट देता है और क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कहा है? जो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट वाली बात कही है उसमें, वो आज तक किसी की समझ में नहीं आया। 2010 में वो बात कही गई थी, 2010 में कही गई थी, जस्टिस बालाकृष्ण साहब का जजमेंट है वो बात 2021 में फिर दोहराई गई, और 2021 से ऐसा तूल पकड़ रही है वो कि हर जगह वो उसी बात करते रहे। तो डेडिकेटेड कमीशन की रिपोर्ट लाओ। जातिगत जनगणना आप कराते नहीं, डेटा आप हर जगह मांगते हैं कि आपके आरक्षण के बारे में तभी तो विचार करें, डाटा दिखाओ, और डाटा है नहीं। 1931 की लास्ट जनगणना है, जिसकी जातिगत जनगणना 1931 की है, उसी के आधार पर अभी तक कुछ चल रहा है। हम कहते हैं तुम जातिगत जनगणना अगर नहीं करा रहे हो तो 1931 की जातिगत जनगणना के आंकड़े हैं उन पर तो दो। ये क्यों कह रहे हो कि आंकड़े नहीं है? तो डेडिकेटेड कमीशन की बात कर दी कि आप जाइए, पहले देखिए, वहां देखिए, और उसमें बताइए भाई क्या पोजीशन है, किन की स्थिति सुधर गई है, किन की नहीं सुधर गई है, किनको कितना अभी तक आरक्षण मिल गया है, किनको नहीं मिल गया है। अब वो हर जिले में जा जाके वोटर लिस्ट के आधार पर देख रहे हैं। अब भगवान जाने क्या रिपोर्ट देंगे और क्या उसमें स्थिति बनेगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मकसद वही है कि घुमा फिरा के इस आरक्षण को, इनके प्रतिनिधित्व को किसी भी तरह से समाप्त करो। तो इन सब चीजों पर हमें जागृत होना होगा। मैं समझता हूँ समय ज्यादा ले लिया और कुछ ज्यादा नहीं कहते, बस यही कहूंगा कि हम सुधरेंगे तो ये जग सुधरेगा, पहले हमें सुधरना है। धन्यवाद।